नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फंडामेंटल और कंप्यूटर। फंडामेंटल और कंप्यूटर डीसी, पीजीडीसी फर्स्ट सेम में फर्स्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, इसका एग्जाम अपने माखनलाल यूनिवर्सिटी के एग्जाम 6 जून से अपने स्टार्ट है। ठीक है, तो डीसीए फर्स्ट सेम और पीजीडीसीए फर्स्ट सेम का फर्स्ट पेपर होना है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का। तो अपन फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर अपन देखेंगे और ये वीडियो देखकर आप एग्जाम देने जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में अपन स्टार्ट करेंगे जनरेशन। क्या करेंगे दोस्तों? जनरेशन। और अच्छे से देखना है वीडियो, अपनी फाइल सामने रखना है। ठीक है, और फाइल रखकर और ये वीडियो अच्छे से देखना है और देखने के बाद एग्जाम देने जाना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की 5 जनरेशन निकल कर सामने आई दोस्तों। कितनी जनरेशन निकल कर आई? 5 जनरेशन। और जनरेशन होती क्या है? जनरेशन एक टाइम पीरियड है। ठीक है, क्या है दोस्तों? एक टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि उस टाइम पीरियड में कंप्यूटर का जो भी डिवाइस पॉपुलर हुआ, उसे किसमें इंक्लूड कर दिया गया? जनरेशन में इंक्लूड कर दिया गया। क्या क्या कर दिया गया दोस्तों? जनरेशन में इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, आप अपन क्या देख रहे हैं? जनरेशन। जनरेशन कितनी आई थी दोस्तों? 5 जनरेशन निकल कर सामने आई। तो जो 5 जनरेशन है यानी 5th जनरेशन जो प्रेजेंट में चल रही है, उसे अपन आप क्या बोलने लगे हैं दोस्तों? नैनो जनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? नैनो जनरेशन। ठीक है दोस्तों, अपन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब से कब तक? इसका टाइम पीरियड क्या था? 1946 से 1955। उस टाइम पे क्या चल रहा था दोस्तों? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था दोस्तों? द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका की सेना को लक्ष्य की ओर निर्धारित करने के लिए जटिल गणनाएं करना पड़ती थी। उस टाइम पर अमेरिका के पास क्या नहीं था? कोई भी कंप्यूटर नहीं हुआ करता था। तो वहां के 2 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जिनके नाम थे जेपी एकट और जॉन मुचली। क्या नाम थे दोस्तों? जेपी एकट, जॉन मुचली ने एक कंप्यूटर बनाने का प्रस्ताव रखा। ठीक है, प्रस्ताव अच्छा था, एक्सेप्ट किया गया। 1946 में आज जेपी एकट और जॉन मचली ने एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था एनियक। एनियक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। यह दुनिया का सबसे पहला, कौन सा दोस्तों? दुनिया का सबसे पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। कौन सा था? जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। और ये बहुत विशाल कंप्यूटर हुआ करता था। क्यों हुआ करता था? ये 100 फीट लंबा था, 10 फीट चौड़ा था, 140 किलोवाट विद्युत ऊर्जा से चलता था, इसका वजन 30 टन था और इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगे थे दोस्तों। क्या लगे थे? वैक्यूम ट्यूब। और वैक्यूम ट्यूब क्या होती है दोस्तों? उस टाइम पर सीपीयू नहीं हुआ करता था, तो सीपीयू की जगह अपन क्या लगाते थे? वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे। ठीक है दोस्तों, अब ये आपको दिख रहा है किसका फोटो है? ये किसकी इमेज दिख रही है? एनिया कंप्यूटर की। और ये किसकी है? वैक्यूम ट्यूब। इतने बड़े वैक्यूम ट्यूब होते थे और एक ही कंप्यूटर में 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगे थे दोस्तों। ठीक है, अब क्या निकल कर आया फर्स्ट जनरेशन में? स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का मतलब होता है दोस्तों, पहले अपन कोई भी डेटा को स्टोर करने में सक्षम नहीं थे। ठीक है दोस्तों, अब स्टोर करने में सक्षम नहीं थे तो एनिएक कंप्यूटर में स्टोर कैसे करते थे? अपन ने जैसे 2+2 करना है दोस्तों, तो 2 को इनपुट करवाना है तो एक वायर लगाना पड़ता था, फिर प्लस को इनपुट करवाना है फिर दूसरा वायर, फिर 2 को फिर इनपुट करवाना है तो यानी वायर लगाना पड़ता था। बहुत अधिक समय तो वायर लगाने में ही निकल जाता था दोस्तों। क्या निकल जाता था? बहुत सारा समय तो वायर लगाने में ही निकल जाता था। ठीक है, गणना कब होती है? तो ये सबसे बड़ी समस्या उस टाइम पर निकल कर सामने आई थी दोस्तों। क्या निकल कर आई थी? सबसे बड़ी समस्या थी। ठीक है, किसकी थी? वायर लगाने की दोस्तों। क्या लगाने की? वायर लगाने की। इस समस्या के सॉल्यूशन के लिए क्या किया गया? 5 बंदे निकल कर सामने आए। कौन कौन से? एक तो जॉन वॉन न्यूमैन, जेपी हैकट, जॉन मुचली, गोल्डस्टेन और बग्स। 1946 में स्टोर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। स्टोर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट निकल कर सामने आ गया। फिर क्या था? स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर बनना स्टार्ट हो गए दोस्तों। तो सबसे पहला स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर 1949 में निकल कर सामने आ गया। किसने डेवलप किया? मैरिस बिल्कस ने। ठीक है, और कौन सा किया? एडसेक। एडसेक की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर के रूप में तैयार किया गया। फिर अब जी आपका इमेज दिखाई दे रही है, किसकी दिखाई दे रही है? एडसेक कंप्यूटर की। फिर कौन सा निकल कर आया? एडवेक। एडवेक को डेवलप किसने किया? जॉन वॉन न्यूमैन ने। ठीक है, 1950 में। और एडवेक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये दो आपके स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर निकल कर सामने आ गए और जी इसका क्या दिख रही है? आपको इमेज दिख रही है दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट
क्या निकलकर सामने आ गया 1951 से, कब से दोस्तों 1951 से कॉमर्शियल कंप्यूटर निकलकर सामने आ गए। ठीक है, अमेरिकन जनगणना ब्यूरो ने, किसने, अमेरिकन जनगणना ब्यूरो ने एक कंप्यूटर परचेज किया जिसका नाम था यूनिवैक। यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और ये एनियाक का ही एक वर्जन था। क्या था दोस्तों, एनियाक का ही एक वर्जन था। जी आपका फोटो याद दिख रहा है यूनिवैक का। ठीक है, इसके बाद क्या निकल कर आया, यूनिवैक कंप्यूटर में अपन क्या क्या करने में सक्षम हो गए थे, एक तो बिजनेस एप्लीकेशन तैयार करने में, पेरोल तैयार करने में, अकाउंटिंग के छोटे मोटे कार्य करने में अपन सक्षम थे। ठीक है दोस्तों, फिर क्या निकल कर सामने आए, एट्रीब्यूट्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन, यानी कुछ एट्रीब्यूट्स निकल कर सामने आए। एट्रीब्यूट्स मतलब गुण। ठीक है, तो सबसे पहला निकल कर आया कौन सा, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब क्या होता था, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के इंटरनल सर्किट का मेन लॉजिक एलिमेंट कौन सा होता था, वैक्यूम ट्यूब होता था दोस्तों। क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, जो साइज में काफी बड़ा था, काफी विद्युत ऊर्जा से चलता था, जल्दी गर्म होता था, जल्दी खराब भी होता था। इसकी स्पीड भी क्या होती थी दोस्तों, स्लो होती थी। ठीक है, दूसरा निकल कर आया एट्रीब्यूट्स कौन सा, बेस ऑन पंच कार्ड। पंच कार्ड क्या होता था, इनपुट आउटपुट की प्रोसेसिंग करने के लिए उस टाइम पर अपन किसका यूज करते थे, पंच कार्ड का यूज करते थे। ठीक है, तीसरा एट्रीब्यूट कौन सा निकल कर आया, मैग्नेटिक ड्रम इंटरनल मेमोरी, यानी फर्स्ट जनरेशन की इंटरनल मेमोरी कौन सी थी, मैग्नेटिक ड्रम थी दोस्तों। कौन सी थी, मैग्नेटिक ड्रम। ठीक है दोस्तों, फिर क्या निकल कर आया, लिमिटेड एप्लीकेशन। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें अपन पेरोल तैयार करना, बिलिंग तैयार करना और अकाउंटिंग के छोटे मोटे कार्य करने में अपन सक्षम हो गए थे। ठीक है दोस्तों, फिर क्या निकल कर आया, प्रोग्रामिंग इन मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज, यानी ट्रिपल एल लैंग्वेज निकल कर सामने आ गई। ट्रिपल एल की फुल फॉर्म होती है लो लेवल लैंग्वेज, और लो लेवल लैंग्वेज दुनिया में दो ही निकल कर सामने आई, कौन कौन सी, मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में दो प्रचलित भाषाएं थी, कौन सी, मशीनी और असेंबली लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, अब इसमें सेकंड जनरेशन निकलकर सामने आ गई, कब से, 1955 से 1964। कौन सी जनरेशन निकलकर सामने आई, सेकंड जनरेशन। ठीक है, सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, अपना सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में मेन लॉजिक एलिमेंट वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर क्या आ गया था, ट्रांजिस्टर आ गया था। क्या आ गया था दोस्तों, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को 1947 में, कब दोस्तों, 1947 में डेवलप किया गया था। ठीक है, और डेवलप किसने किया था, विलियम शॉकले ने। किसने किया था, विलियम शॉकले ने। और ये वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा साइज में भी छोटा था, कम विद्युत ऊर्जा से भी चलता था और जल्दी गर्म भी नहीं होता था। किसकी अपेक्षा, वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो आपका ट्रांजिस्टर का इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है, अब इसके भी एट्रीब्यूट्स निकलकर सामने आए। फर्स्ट एट्रीब्यूट कौन सा निकलकर सामने आ गया, यानी एक्सटर्नल मेमोरी निकलकर सामने आ गई, या सेकेंडरी मेमोरी निकलकर सामने आ गई। कौन कौन सी, मैग्नेटिक टैप और डिस्क का यूज होने लगा था फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन से। ठीक है दोस्तों, फिर क्या आ गई, फर्स्ट जनरेशन की इंटरनल मेमोरी कौन सी थी, मैग्नेटिक ड्रम, और सेकंड जनरेशन की इंटरनल मेमोरी कौन सी थी, मैग्नेटिक कोर। कौन सी थी दोस्तों, मैग्नेटिक कोर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट निकलकर सामने आ गया मॉड्यूलर हार्डवेयर एलिमेंट। ठीक है, अब इसमें मॉड्यूलर हार्डवेयर एलिमेंट में क्या थी, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर काफी बड़े थे, ठीक है, उनके रखरखाव की काफी जटिलता थी, तो इसमें क्या किया गया, कहीं पर भी फॉल्ट हो जाता था, उसे पता लगाने में बहुत समय लगता था। सेकंड जनरेशन में क्या किया गया, अपने एक जैसे डिजाइन, यानी एक जैसे इंटरनल सर्किट को मिलाकर बोर्ड बनाए गए, सबके अलग अलग बोर्ड बना दिए, जो भी बोर्ड में पावर नहीं आती थी उसे तुरंत क्या कर देते थे, चेंज कर देते थे। ठीक है दोस्तों, फिर क्या हुआ, अपनी हाई लेवल लैंग्वेज निकलकर सामने आ गई। हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी आ गई, फोर्ट्रैन और कोबोल। फोर्ट्रैन की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और कोबोल की होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज काफी लोकप्रिय होने के बाद एएनएसआई ने क्या किए, इनके लिए रूल्स स्थापित किए, और एएनएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, अब क्या निकल कर आए, न्यू एप्लीकेशन निकलकर सामने आ गए, न्यू कंप्यूटर एप्लीकेशन। 1962 में, कब, 1962 में आईबीएम और अमेरिकन एयरलाइंस ने मिलकर क्या किया दोस्तों, एपीआरएस को डेवलप किया। एपीआरएस की फुल फॉर्म होती है एयरलाइन पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। तो 1962 में अपन रिजर्वेशन करना सीख गए थे दोस्तों। फिर क्या हुआ, एक टेलीस्टार निकल कर आया। टेलीस्टार क्या था, कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। ठीक है, 1962 में आईबीएम कंपनी ने फर्स्ट सैटेलाइट को क्या किया था, डेवलप किया था। और एमआईएस क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो कंप्यूटर के दिन प्रतिदिन कागजी कार्य को सुगम बनाने के लिए एमआईएस को डेवलप किया गया। ठीक है, अब कौन सी जनरेशन आ गई अपनी दोस्तों, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, 1964 से 1975। ठीक है, कौन सी जनरेशन चली, थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ,
कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन 1964 के मध्य में स्टार्ट हुई है। आईबीएम कंपनी ने क्या किया, कंप्यूटर के ऐतिहासिक प्रोडक्ट बनाकर इसकी स्टार्टिंग की। ऐतिहासिक प्रोडक्ट में क्या किया गया, 6 कंप्यूटर की एक फैमिली तैयार की गई जिसका नाम रखा गया है सिस्टम 1360 लाइन। ठीक है दोस्तों, इस तरह से कंप्यूटर की सीरीज का चलन स्टार्ट हो गया था किस जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में। ठीक है दोस्तों, इस जनरेशन के कंप्यूटर के सर्किट में मेन लॉजिक एलिमेंट के रूप में आईसी को लगाया जाता था। किसको लगाया जाता था दोस्तों, आईसी को। और आईसी को डेवलप किसने किया, 1953 में। किसने किया, जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने। किसने किया, जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने। और आईसी किससे मिलकर बनी थी, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मॉस। ठीक है, अब इसके जो अपनी आईसी की इमेज दिखाई दे रही है दोस्तों, ठीक है, इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स निकलकर सामने आए। फर्स्ट एट्रीब्यूट क्या निकलकर सामने आ गया, अपनी फैमिली की यानी सीरीज का चलन स्टार्ट हो गया था। दूसरा एट्रीब्यूट निकलकर सामने आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है दोस्तों, अपने कंप्यूटर की इंटरनल प्रोसेसिंग को ऑटोमेटिक करने के लिए किसको डेवलप किया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया। ऑपरेटिंग सिस्टम को ही अपन क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। फिर क्या हुआ, इंप्रूवमेंट इन सॉफ्टवेयर। हाई लेवल लैंग्वेज सेकंड जनरेशन से आना स्टार्ट हो गई थी, तो अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर बनना भी स्टार्ट हो गए थे। थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज निकलकर सामने आ गई थी, कौन सी, बेसिक। बेसिक की फुल फॉर्म होती है बिगिनर्स और पर्पस सिंबॉलिक इंटरेक्शन कोड, निकलकर सामने आ गई थी। ठीक है दोस्तों, फिर क्या हुआ, राइज ऑफ मिनी कंप्यूटर, यानी मिनी कंप्यूटर का उदय हुआ। और मिनी कंप्यूटर में कौन सा आ गया, पीडीपी 8 निकलकर सामने आ गया। कौन सा निकलकर आ गया, पीडीपी 8। पीडीपी की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल डेटा प्रोसेसर। ये रेफ्रिजरेटर की साइज का था, इसकी कीमत $18,000 थी। इसे डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन कंपनी ने डेवलप किया था। ठीक है जी, आपका कौन सा दिखाई दे रहा है, मिनी कंप्यूटर दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, डॉक्यूमेंट को टाइप करके तैयार करना। डॉक्यूमेंट को टाइप करके तैयार करना वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है। जिस प्लेटफॉर्म पर तैयार करते हैं उसे वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। वर्ड प्रोसेसर मतलब एमएस वर्ड। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर सबसे पहले निकल कर आया, आईबीएम कंपनी ने 1964 में डेवलप किया, एमटीएसटी। और एमटीएसटी की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक टेप सिलेक्टिंग टाइपराइटर। दोस्तों क्या होती है, मैग्नेटिक सिलेक्टिंग टाइपराइटर। ठीक है, अब फोर्थ जनरेशन निकलकर सामने आ गई। 1975 से 1995 तक कौन सी जनरेशन निकली, फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, इस जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी क्या हुआ दोस्तों, थर्ड जनरेशन में क्या आ गई थी, आईसी। आईसी में और इंप्रूवमेंट किया गया तो फोर्थ जनरेशन में किसमें कन्वर्ट कर दी, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट में। ठीक है दोस्तों, किसमें आ गई थी, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट में। फिर क्या हुआ था, सीपीयू का पूरा सर्किट एक छोटे से चिप में समाहित किया गया। उस चिप को किसने डेवलप किया, सन 1970 में इंटेल कॉर्पोरेशन। किसके, इंटेल कॉर्पोरेशन के प्रोफेसर मार्सन हॉप ने इसे डेवलप किया, जिसे अपन क्या बोलते हैं, चिप बोलते हैं। और इसका नाम क्या रखा गया है, इंटेल 4004 रखा गया। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, सीपीयू। ठीक है, और जिस कंप्यूटर में सीपीयू लगा होता है उसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। एक छोटे से चिप पर पूरा सर्किट समाहित हो गया था, इस पर कंप्यूटर बनना स्टार्ट हो गए थे। मिर्च कंपनी ने सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर यानी लॉन्च किया, जिसका नाम था अल्टेयर 8800। और अल्टेयर 8800 कंप्यूटर कौन सा था, दुनिया का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था। कौन सा था, माइक्रो कंप्यूटर। उस टाइम पे क्या थी, बेसिक लैंग्वेज काफी पॉपुलर थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बिल गेट्स को एक डील की गई कि आप अल्टेयर 8800 कंप्यूटर में क्या कर दीजिए, बेसिक लैंग्वेज को इंस्टॉल कर दीजिए। ठीक है, तो वो इसमें सफलता पाई उनने, यानी उन्हें इंस्टॉल कर दिया गया। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद बिल गेट्स ने अपनी कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। कौन सी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। ठीक है, 4 अप्रैल सन 1975 को इसकी नींव रखी, यानी इसकी स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, जो आज दुनिया की सबसे नंबर 1 सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है, विश्व की नंबर 1 है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, आईबीएम कंपनी ने भी अपना क्या किया, फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर मार्केट में उतारा, जिसका नाम था आईबीएम पीसी। 1981 में डेवलप किया था। ठीक है दोस्तों, कब किया था, 1981 में। ठीक है, अब जो इंटेल 4004 आपको दिखाई दे रही है, जी क्या थी, एक सीपीयू था। ठीक है, अब जो अल्टेयर 8800 कंप्यूटर की इमेज दिखाई दे रही है, आईबीएम पीसी की इमेज दिखाई दे रही है। ठीक है, अब क्या निकल कर आए, फोर्थ जनरेशन के एट्रीब्यूट्स निकल कर आए। सबसे पहला एट्रीब्यूट निकल कर आया माइक्रो मिनी एचुराइजेशन। माइक्रो कंप्यूटर की साइज को न्यूनतम करना था। न्यूनतम कब होगा, जब उसके पार्ट्स न्यूनतम होंगे। तो अपनी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट निकल कर सामने आ गई थी, उसमें और इंप्रूवमेंट किया गया। और इंप्रूवमेंट करके फोर्थ जनरेशन में क्या निकल कर सामने आ गई,
वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट निकलकर सामने आ गया था। ठीक है, अब एक ही सिलिकॉन यानी जो चिप थी, चिप किससे बनती थी? सिलिकॉन पदार्थ से बनी थी, उंगली के नाखून के साइज के बराबर हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, जो आपकी चिप देख यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट की इमेज है, ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट की इमेज है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या हुआ? अपनी फर्स्ट जनरेशन में इंटरनल मेमोरी कौन सी निकल कर आई थी? मैग्नेटिक ड्रम। सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक कोर, और थर्ड जनरेशन में कोई भी इंटरनल मेमोरी निकल कर सामने नहीं आई। फोर्थ जनरेशन में कौन सी आई? सेमीकंडक्टर इंटरनल मेमोरी, यानी अपनी रैम निकल कर सामने आ गई थी। कौन सी आ गई थी? रैम। ठीक है, जो आपकी दिखाई दे रही है। ठीक है, फिर क्या हुआ? फर्दर इंप्रूवमेंट इन सॉफ्टवेयर। अब फर्दर इंप्रूवमेंट सॉफ्टवेयर का मतलब क्या था? आपने नए-नए सॉफ्टवेयर यानी नई-नई लैंग्वेज निकल कर सामने आ गई, नए-नए सॉफ्टवेयर बनना स्टार्ट हो गए। तो अपने फोर्थ जनरेशन में कौन-कौन से सॉफ्टवेयर निकल कर सामने आ गए? स्प्रेडशीट निकल कर सामने आ गया, एप्लीकेशन जनरेटर निकल कर सामने आ गया, डेटाबेस जैसे सॉफ्टवेयर आ गए, जो थर्ड लैंग्वेज यानी थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज से काफी अच्छे थे, सीखना भी सरल था, इन पर काम करना भी सरल हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, डीएसएस। डीएसएस का मतलब क्या होता था? माइक्रो कंप्यूटर के अच्छे-अच्छे डिजाइन तैयार किए गए, जिससे वो ऑफिस तक पहुंच सके, इसलिए डिजाइन सपोर्ट सिस्टम का यूज किया गया। अब फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1995 से अब तक यानी फिफ्थ जनरेशन को कौन सी जनरेशन बोलने लगे आप? नैनो जनरेशन। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन में सबसे पहले कौन सा आ गया? नेटवर्क आ गया। दो कंप्यूटर को परस्पर जोड़कर क्या तैयार किया गया? नेटवर्क तैयार किया है। और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह क्या आ गया? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट निकलकर सामने आ गया। फिर क्या आ गया? इसमें एआई भी निकलकर सामने आ गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, एआई का भी यूज होने लगा था इसमें। ठीक है, और पोर्टेबल कंप्यूटर का भी यूज करने लगे थे, जिससे धन का आदान प्रदान करना है, यानी इंटरनेट आ गया था। कहने का मतलब ये है, इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर, उसे कौन सा कंप्यूटर कहते हैं? पोर्टेबल कंप्यूटर कहते हैं, जिसके द्वारा किसी भी इंफॉर्मेशन को अपन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में क्या हो गए थे? सक्षम हो गए थे दोस्तों। ठीक है, अब एट्रीब्यूट्स निकलकर सामने आए। फर्स्ट एट्रीब्यूट कौन सा निकल कर आया? डिफरेंट साइज ऑफ कंप्यूटर, यानी माइक्रो कंप्यूटर के डिफरेंट साइज निकल कर आ गए। डेस्कटॉप, लैपटॉप और कॉम्पटॉप निकल कर सामने आ गए। ठीक है दोस्तों, इंटरनेट आ गया था। इंडिया में इंटरनेट की स्टार्टिंग हुई थी 15 अगस्त सन 1995 में बीएसएनएल के द्वारा, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, अपनी फिफ्थ जनरेशन में क्या निकल कर आ गया था? इंटरनेट निकल कर आ गया था। मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मल्टी प्लस मीडिया। मल्टी का मतलब होता है एक से अधिक, मीडिया का मतलब होता है कलर, एनिमेशन सबका ग्रुप, टेक्स्ट का ग्रुप, वो क्या कहलाता है? मल्टीमीडिया कहलाता है। तो इस जनरेशन में मल्टीमीडिया का विकास हुआ और न्यू एप्लीकेशन निकल कर आए, यानी प्रत्येक फील्ड के लिए क्या निकल कर सामने आ गए थे? नए नए एप्लीकेशन निकल कर सामने आ गए थे। जैसे मूवी बनाने के लिए, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, उद्योग एवं व्यापार, रिसर्च के क्षेत्र के लिए, सबके लिए क्या आने लगे थे? सॉफ्टवेयर आने लगे थे। ठीक है दोस्तों, अब आईसी। आईसी का आविष्कार कैसे बनी, इसका इतिहास क्या है? ठीक है, अब ये अपन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अपने में आईसी के बारे में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अपन डीसीए फर्स्ट सेम और सेकंड सेम पढ़ रहे हैं, सॉरी डीसीए फर्स्ट सेम और पीजीडीसीए फर्स्ट सेम का फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो बहुत डीप में दिया हुआ है, तो इसे अपन नहीं देखेंगे। और हमारा वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट कर जरूर बताना है। ठीक है, शेयर करना है। जितने भी स्टूडेंट हैं जो डीसीए पीजीडीसीए फर्स्ट सेम में हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाना है, ग्रुप में शेयर करना है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर डालना है, फेसबुक स्टेटस पर डालना है, सब पर डालना है। अपन इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं जो आपके एग्जाम में मिलेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अपन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है? अपन जो भी डेटा टाइप करते हैं या कंप्यूटर में लिखते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? इनपुट करना कहते हैं। और जिन डिवाइस का यूज करके अपन इनपुट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। सबसे पहला इनपुट डिवाइस निकल कर आया कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, जिसके द्वारा अपन कोई भी कमांड दे सकते हैं, कोई भी डेटा लिख सकते हैं। इसमें अलग अलग की होती है, जिनका यूज करके अपन कोई भी कार्य कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें की होती है, की कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की। सबसे पहले आपको दिखाई दे रही है अल्फा न्यूमेरिक की। अल्फा मतलब A to Z, 0 to 9 नंबर और स्पेशल सिंबल्स इसमें आते हैं दोस्तों। ठीक है, दूसरी दिखाई दे रही है न्यूमेरिक कीपैड। कीबोर्ड के राइट साइड में एक कंप्लीट कीपैड बना रहता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? न्यूमेरिक कीपैड, जिसमें नम लॉक दिया रहता है।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आती है फंक्शन की, F1 से F12 तक क्या होती है, फंक्शन की होती है। स्पेशल पर्पस की, स्पेशल पर्पस की वो की होती है जो स्पेशल कार्य के लिए बनाई गई है। जैसे प्रिंट स्क्रीन की है, पेज अप की है, पेज डाउन की है, ये कौन सी कहलाती है, स्पेशल पर्पस की कहलाती है। ठीक है, कर्सर मूवमेंट की 4 की होती है जिन्हें एरो की भी कहते हैं। ठीक है, कर्सर को टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में ले जाने के लिए। ठीक है दोस्तों, मॉडिफायर की जिनके द्वारा शॉर्टकट की प्रेस करते हैं, जैसे कंट्रोल है, शिफ्ट है, अल्ट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है माउस। माउस क्या होता है, माउस एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका यूज माउस पॉइंटर को हैंडल करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए किसका यूज करते हैं दोस्तों, माउस का यूज करते हैं। ठीक है, अब माउस भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कार्डलेस माउस, जिसमें वायर नहीं होता है। ठीक है, तो वो कौन सा कहलाता है, कार्डलेस माउस कहलाता है। ऑप्टिकल माउस, जिसमें एक नीचे लेजर लगी रहती है, वो कौन सा कहलाता है, ऑप्टिकल माउस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना मैकेनिकल माउस, इसमें एक बॉल लगी रहती है नीचे की ओर, उसे क्या कहते हैं अपन, मैकेनिकल माउस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ माउस, यानी ये माउस 4 प्रकार के कार्य करता है। कौन-कौन से, सबसे पहला आता है क्लिकिंग। क्लिकिंग मतलब लेफ्ट बटन से क्या करना है, क्लिकिंग करना है। ठीक है, जिससे कोई भी आइकन और या किसी भी प्रोग्राम को एक्टिव करने के लिए राइट क्लिक, एक पॉपअप लिस्ट को ओपन करने के लिए डबल क्लिक, किसी भी प्रोग्राम के आइकन को ओपन करने के लिए। ठीक है, ड्रैगिंग, किसी भी आइकन को एक पकड़कर दूसरे स्थान पर ड्रैग करना है या ले जाने के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है जिसमें क्या होता है, फास्ट गेम खेलने के लिए इसका यूज करते हैं। इसमें एक हैंडल दिया रहता है, कुछ बटन्स दिए रहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, जॉयस्टिक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, किसी भी सॉफ्ट कॉपी को, सॉरी, किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, स्कैनर का यूज करते हैं। स्कैनर भी क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है। स्कैनर 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला दिखाई दे रहा है MICR। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है दोस्तों, मैग्नेटिक इंक यानी MICR का यूज किस लिए करते हैं अपन, यानी मैग्नेटिक इंक में लिखे हुए कैरेक्टर को स्कैन करने के लिए किसका यूज किया जाता है, MICR का यूज किया जाता है। ठीक है, जिसकी इमेज दिख रही है। नेक्स्ट आता है OCR। OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर मतलब इसमें A to Z कैरेक्टर 0 to 9 नंबर और स्पेशल सिंबल्स को स्कैन करने के लिए किसका यूज करते हैं, OCR का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है OMR। OMR क्या, ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो OMR शीट होती है उन्हें स्कैन करने के लिए किसका यूज करते हैं, OMR स्कैनर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है VCR। किसी भी प्रोडक्ट पर बने हुए बारकोड को स्कैन करने के लिए किसका यूज किया जाता है, VCR का यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आता है लाइट पेन, यानी ऑन स्क्रीन पर किसी भी प्रकार की आकृति या इमेज बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, लाइट पेन का यूज किया जाता है। ये आपका लाइट पेन दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन सब जानते हैं, टच मोबाइल सब चलाते हैं। किसी भी ऑपरेशन को टच करके क्या करवाने के लिए, रन करवाने के लिए किसका यूज करते हैं, टच स्क्रीन का यूज किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है डिजिटल टैबलेट और ग्राफिक्स टैबलेट। इसमें क्या दिया रहता है, एक अपनी टैबलेट दी रहती है, एक पेन दिया रहता है, जिसके द्वारा किसी भी प्रकार की अपन ड्राइंग बना सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं अपने, अब वीडियो स्टैंडर्ड और डिस्प्ले मोड्स आ गए हैं दोस्तों। इसके पहले अपन आउटपुट डिवाइस देखेंगे। आउटपुट डिवाइस में सबसे पहला आता है मॉनिटर। मॉनिटर को अपन वीडियो भी कहा जाता है, यानी वीडियो की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या होती है दोस्तों, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, अब इसे मॉनिटर को अपन वीडियो भी कहते हैं, जो टेलीविजन सेट के समान होता है। ठीक है, और मॉनिटर अपने 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं कौन कौन से, यानी कलर के हिसाब से अपन डिवाइड करें तो 3 प्रकार के होते हैं मॉनिटर। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला आता है मोनोक्रोम मॉनिटर, दूसरा आता है ग्रे स्केल मॉनिटर, तीसरा आता है कलर मॉनिटर। ठीक है दोस्तों, तो मोनोक्रोम, मोनोक्रोम 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मोनो प्लस क्रोम। मोनो का अर्थ होता है सिंगल और क्रोम का अर्थ होता है कलर, यानी जो सिंगल कलर के मॉनिटर होते हैं, सिंगल कलर के मॉनिटर कौन से होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर। कौन से होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर। नेक्स्ट आता है ग्रे स्केल, जो हैंड सेट यानी हैंड मोबाइल में दिए रहते हैं। ठीक है, टिकट काटने की मशीन में जो ग्रे सेट्स में किसी भी स्क्रीन को डिस्प्ले करते हैं वो ग्रे स्केल मॉनिटर कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहलाता है अपना कौन सा, नेक्स्ट आता है कलर मॉनिटर। कलर मॉनिटर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं अपने CRT और एक होते हैं कलर मॉनिटर, यानी फ्लैट पैनल मॉनिटर। CRT मॉनिटर कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, जिसमें एक पिक्चर ट्यूब लगी रहती है, उन्हें CRT मॉनिटर कहते हैं। और कलर मॉनिटर जिसमें RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू यानी तीन कलरों का यूज किया जाता है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, कलर मॉनिटर कहते हैं। अब इसमें कुछ वीडियो स्टैंडर्ड डिस्प्ले मोड्स आते हैं। अब कौन कौन से आते हैं, सबसे पहला आता है CGA। CGA की फुल फॉर्म होती है कलर ग्राफिक्स एडेप्टर।
जिसमें अपन 4 कलर को सपोर्ट करते हैं। इसमें 320 पिक्सल हॉरिजॉन्टल और 200 पिक्सल वर्टिकल की इमेज को क्या करवा सकते हैं, शो करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है EGA, इंस्टेंस ग्राफिक्स एडेप्टर, इसमें 16 डिफरेंट कलर को शो करवाने में सक्षम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है BGA, आजकल के जितने भी मॉनिटर आते हैं सब BGA को सपोर्ट करते हैं, जिसमें 250 कलर का यूज किया जाता है और 320 इंटू 200 पिक्सल की इमेज को। नेक्स्ट आता है XEA, एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे, इसमें अपन कितने 65,536 कलर में 1024 इंटू 768 पिक्सल की इमेज को शो करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है SVGA, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे, यानी इसमें 16 लाख कलर को शो करने में मदद करता है। SVGA मॉनिटर में 1600 इंटू 1200 यानी पिक्सल की इमेज को शो करवाने में सक्षम है। नेक्स्ट आता है प्रिंटर, प्रिंटर क्या होता है, किसी भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, प्रिंटर का। प्रिंटर भी दो प्रकार की होती हैं, ठीक है, कौन कौन से, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जिसमें हैमर का यूज किया जाता है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जिसमें हैमर का यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये अपना इंपैक्ट प्रिंटर दिखाई दे रहा है और नॉन इंपैक्ट। ठीक है, अब सबसे पहला आता है डेसीबील, ये क्या है, इंपैक्ट प्रिंटर होता है जिसमें अपने क्या होते हैं, डेसीबील, एक गुलबहार आकृति के समान क्या दिया रहता है, एक वो दी रहती है स्क्रीन जो गुलबहार आकृति मतलब टेबल फैन के समान, जिसमें इस यानी प्रत्येक स्पोक पर एक कैरेक्टर का फॉन्ट लगा रहता है, पेज उसके संपर्क में आता है और जैसे ही छपता हुआ चला जाता है, तो वो कौन सा कहलाता है, डेसीबील प्रिंटर कहलाता है। जो आपके सामने इसकी पिक्चर आपको दिखाई दे रही है दोस्तों। ठीक है, इसमें जो अपने प्रत्येक स्पोक पर क्या लगे हुए हैं, ठीक है, फॉन्ट लगे हुए हैं, इसके जैसे ही पेज संपर्क में आता है और कैरेक्टर छपते हुए चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यह एक इंपैक्ट प्रिंटर होता है जिसमें अपनी कितनी पिन दी रहती हैं, 7, 9, 14, 18, 24 पिन का एक वर्टिकली ग्रुप होता है जिसमें 30 से 600 कैरेक्टर पर सेकंड की स्पीड से अपन क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ये भी एक इंपैक्ट प्रिंटर होता है। नेक्स्ट आता है अपना नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जिसमें हैमर का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला इसमें दिखाई दे रहा है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, इसमें इंक का स्प्रे कराया जाता है और इन्हें CMYK के प्रिंटर भी कहते हैं। CMYK के मतलब साइन, मजेंटा, येलो, ब्लैक, यानी इसमें 4 कलरों को डाला जाता है किसमें, नोजल में, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, CMYK के प्रिंटर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है अपना कौन सा, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर अपना क्या होता है, लेजर प्रिंटर किसके समान होता है दोस्तों, लेजर प्रिंटर अपना जेरॉक्स फोटोकॉपी मशीन की तरह होता है। इसमें एक लेजर निकलती है जिसके द्वारा अपने कोई भी प्रिंट आउट निकलते हैं। इसमें एक खास किस्म का पाउडर डाला जाता है जिसे टोनर कहते हैं। इसमें जो फॉन्ट निकलते हैं वो हमेशा ब्लैक कलर में प्रिंट आउट निकाले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है अपना लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर एक बार में एक लाइन को प्रिंट करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, लाइन प्रिंटर का यूज करते हैं। जी अपने कौन से दिखाई दे रहे हैं, लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। इसमें एक स्टील का ड्रम लगा रहता है जिसमें A to Z कैरेक्टर यानी ग्रुप में लगे रहते हैं। एक बार में ड्रम घूमता है, एक बार में एक लाइन को क्या करता है, प्रिंट करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है अपना कौन सा, चेन प्रिंटर। चेन प्रिंटर में क्या होती है, एक चेन लगी रहती है, इसकी प्रत्येक कड़ी पर एक कैरेक्टर का फॉन्ट लगा रहता है, चेन तेजी से घूमती है और एक बार में एक लाइन को प्रिंट करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है अपना बैंड लाइन प्रिंटर। इसमें स्टील का बैंड लगा रहता है जिसमें क्या होता है, स्टील के बैंड में ग्रुप में A to Z कैरेक्टर लगे रहते हैं और एक बार में घूमता है, एक बार में एक लाइन को क्या करता है, प्रिंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्लोटर। फ्लोटर का यूज किस लिए करते हैं, आपने किसी भी चार्ट या ड्राइंग, यहाँ अपन कह सकते हैं जो बैनर लगे रहते हैं, बैनर या फ्लैक्स को, फ्लैक्स के प्रिंट आउट निकालने के लिए किसका यूज करते हैं, फ्लोटर का। फ्लोटर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ड्रम पेन फ्लोटर, एक होता है फ्लैट बेड फ्लोटर। यानी ड्रम पेन फ्लोटर में क्या होता है, अपना एक ड्रम लगा रहता है जिसमें पेज को रोल किया जाता है, एक मोटर लगी रहती है, उसमें कुछ पेन लगे रहते हैं। ठीक है, वो मूवमेंट करता है, ठीक है, मूव करते हुए किसी भी ग्राफ और डिजाइन को छापता हुआ चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना कौन सा, फ्लैट बेड प्रिंटर। फ्लैट बेड में क्या होता है, एक ट्रे लगी रहती है लंबी जिसमें पेज को रोल किया जाता है और इसमें भी मोटर लगी रहती है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में मूवमेंट करता है और एक छापता हुआ चला जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है अपना कौन सा, थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर कौन से, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। इसमें रसायन युक्त विशेष कागज का यूज किया जाता है जिसमें ताप के प्रभाव की आवश्यक आकृति प्राप्त हो जाती है और क्वालिटी अच्छी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना थर्मल प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर किसे कहते हैं, यह एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है वो कैरेक्टर प्रिंटर, जो एक बार में एक पेज को प्रिंट करता है वो पेज प्रिंटर। स्पीकर, स्पीकर के द्वारा अपने आवाज आती है वो कौन सा कहलाता है, स्पीकर कहलाता है। ठीक है, स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट आता है हैंडफोन। हैंडफोन भी क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, हेडफोन स्पीकर के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले छोटे 2 स्पीकर होते हैं
ठीक है, जो कानों में लगे होते हैं उन्हें अपन हेडफोन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है अपना स्क्रीन प्रोजेक्ट, जो स्क्रीन प्रोजेक्ट पर यानी अपनी स्क्रीन पर किसी भी प्रकार की वीडियो या इमेज को देखने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, स्क्रीन प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है अपना वॉइस आउटपुट डिवाइस, यानी रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर पैसेंजर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए वॉइस आउटपुट डिवाइस का यूज किया जाता है, और टेलीफोन सिस्टम में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉम। कॉम की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर आउटपुट माइक्रो फिल्म। इसका यूज किस लिए करते हैं अपन, पेपर की लागत को बचाने के लिए, यानी पेपर को बचाने के लिए इसमें माइक्रो फिल्म बनाई जाती है, जिसके द्वारा पेपर पर डायरेक्ट कोई सी भी सामग्री को छाप सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपना डेटा डेटा रिप्रेजेंटेशन। जो पीजीडीसी में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि डीसी पीजीडीसी में दोनों में आता है। ठीक है, इसे जरूर आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जो डेटा को प्रेजेंट करे उसे कहते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन। इसमें 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है ASCII, ABCDIC और BCD। ठीक है, और इसमें ASCII की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन कैरेक्टर। ये 128 कैरेक्टर के 7 बाइनरी डिजिट होते हैं। ठीक है, और ये IBM PC में यूज किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है EBCDIC। इससे एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है। इसमें 8 बाइनरी अंकों को व्यक्त करता है। इसमें 256 कैरेक्टर होते हैं। कितने होते हैं, 256 कैरेक्टर। नेक्स्ट आता है BCD। इसमें प्रत्येक दशमलव अंक को 4 बाइनरी अंकों में व्यक्त किया जाता है। 0 से 9 तक के दशमलव अंकों को बाइनरी संख्या में अनुसार निश्चित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दशमलव में 256 BCD संकेत दिए रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ALU। ALU क्या होता है, अपने CPU को 3 भागों में बांटा गया है, एक ALU, CU और मेमोरी। ठीक है, अब ALU की फुल फॉर्म होती है कौन सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, जिसमें अपन मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए ALU का क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है CU। अब CU क्या होता है, CU में क्या करते हैं, पूरे कंप्यूटर के जितने भी डिवाइस होते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, CU का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है मेमोरी। मेमोरी आपके सामने दिखाई दे रही है। मेमोरी क्या होती है, यानी डिजिटल डेटा को, किसको, डिजिटल डेटा को अपने क्या करना है, अपने मेमोरी में स्टोर करना है, तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, मेमोरी का। मेमोरी भी 2 प्रकार की होती है, वो कौन सी, अब एक होती है इंटरनल मेमोरी, एक होती है एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी वह मेमोरी होती है जो अपने मदरबोर्ड के अंदर लगी रहती है, और एक्सटर्नल मेमोरी कौन सी होती है, जो मदरबोर्ड के बाहर लगी रहती है, उन्हें अपन कौन सी मेमोरी कहते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी आती है, रैम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कौन सी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी वह मेमोरी होती है, यह एक वोलेटाइल मेमोरी है। कौन सी है दोस्तों, वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी में क्या होता है, ठीक है, अपन कंप्यूटर में प्रेजेंट में जो भी काम करते हैं, प्रेजेंट में क्या करते हैं दोस्तों, जो भी काम करते हैं वो सब किस पर होता है, रैम मेमोरी पर चलता है। किस पर होता है, रैम मेमोरी पर। चाहे अपन टाइपिंग का काम करें, चाहे कोई सा भी काम करें, तो वो कौन सी मेमोरी कहलाती है, रैम मेमोरी। ठीक है, अब रैम मेमोरी भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है DRAM और एक होती है SRAM। DRAM की फुल फॉर्म होती है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसमें क्या होता है, अपन ने कम रिफ्रेश का, यानी ये डायनामिक मेमोरी होती है, ये अधिक रिफ्रेश होती है, एक बार में 1000 बार रिफ्रेश हो जाती है, यानी 1 सेकंड में 1000 बार क्या हो जाती है, ये रिफ्रेश हो जाती है। कौन सी, डायनामिक। और SRAM की अपेक्षा DRAM में कम समय तक अपन क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट आती है स्टैटिक रैम। यह कम रिफ्रेश होती है, इसमें डेटा अधिक समय तक क्या रहता है, स्टोर रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आती है रोम। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। कौन सी होती है, रीड ओनली मेमोरी। यह परमानेंट मेमोरी होती है, इसे स्थायी मेमोरी भी कहते हैं, और इसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है पीरोम। पीरोम की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक ऐसा रोम है जिसमें एक बार डेटा स्टोर करने के बाद अपन इसे क्या नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आती है ईपीरोम। ईपीरोम की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें एक बार डेटा स्टोर करने के बाद अपन डिलीट करने के लिए परावैगनिक किरणों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट आती है डबल ईपीरोम। डबल ईपीरोम की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें एक बार डेटा स्टोर करने के बाद डिलीट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है, फर्स्ट मेमोरी होती है, और जो सीपीयू और रैम के बीच में लगी रहती है, और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आगे निर्देश देने वाला होता है वो निर्देश कैश मेमोरी में क्या किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है डेटा स्टोरेज एंड एक्सेस मेथड। जिस डिवाइस में जिस तरह से डेटा को स्टोर करेंगे उसी तरह से डेटा को प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज, एक होता है डायरेक्ट। सिक्वेंशियल का मतलब होता है क्रमबद्ध, और इसके एग्जांपल है मैग्नेटिक टेप, जिसमें क्रमबद्ध डेटा को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट एक्सेस, जिसमें अपनी पेन ड्राइव है
मेमोरी कार्ड है जिसमें कहीं से भी कोई भी डेटा स्टोर कर दिया जाता है, कहीं से भी कोई भी डेटा प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन से कहलाते हैं? अब इसमें क्या करते हैं अपन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, जी एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं, इसी को अपन ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। और इसमें अब ये मदरबोर्ड के बाहर लगी रहती है। कहां पर लगी रहती है दोस्तों? मदरबोर्ड के बाहर। सबसे पहले आती है मैग्नेटिक टैप। यह इंफॉर्मेशन को परमानेंट सेव रखने वाली डिवाइस है। डिस्क की तुलना में यह कम यूजफुल है, परंतु इसका उपयोग अनेक प्रकार के कंप्यूटर में किया जाता है। अब ये सीरियल एक्सेस मेथड का क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, अब ये दो प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है कार्टेज टैप। कार्टेज टैप का यूज किस लिए करते हैं? डेटा को स्टोर करने के लिए। और यह एक एक 1/4 इंच चौड़ी और 1 फीट लंबी टैप होती है। इसमें 10, 20, 40, 60 MB डेटा को अपन 1 मिनट में क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है रील टैप। रील टैप में क्या होता है? 1/2 इंच चौड़ी होती है। इसकी सतह पर चुंबकीय पदार्थ का लेपन रहता है। इसमें 6.250 बाइट की डेंसिटी में डेटा को अपन स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में क्या रहता है? डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज का एग्जांपल होता है। ठीक है, इसमें जो फ्लॉपी डिस्क आपके सामने दिखाई दे रही है, फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? डिस्क कैट प्लास्टिक की बनी होती है। इसे फ्लॉपी इसलिए ये कहते हैं क्योंकि ये सॉफ्ट प्लास्टिक की बनी होती है। इसके ऊपर यानी फेरेट की परत चढ़ी होती है। इसके यह बहुत अधिक फ्लेक्सिबल होती है। इसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर लगा रहता है जिसे जैकेट कहते हैं। ठीक है, इसके बीचों बीच एक छेद रहता है जिसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के स्पेंडल में लगा दी जाती है। उसकी घूमने की स्पीड 360 रिवॉल्यूशन पर मिनट होती है। ठीक है दोस्तों, जी आपकी क्या है? कार्टेज स्टेप है। ठीक है, नेक्स्ट आती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को फिक्स्ड डिस्क भी कहते हैं। कंप्यूटर के एक निश्चित स्थान पर फिक्स रहती है, इसलिए इसे फिक्स्ड डिस्क भी कहा जाता है। इसकी ऊपरी सतह और निचली सतह में मैग्नेटिक पदार्थ की कोटिंग होती है और दोनों सतहों पर डेटा को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। इसकी घूमने की स्पीड 3600 से 7200 आरपीएम होती है। ये डायरेक्ट स्टोरेज एक्सेस का एग्जांपल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आती है अपनी, इसमें एक आता है सीक टाइम। सीक टाइम क्या होता है? ठीक है, उचित ट्रैक को रीड राइट हेड तक पहुंचाने में जो टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं? सीक टाइम। रोटेशनल लेटेंसी, इसमें क्या होता है? रोटेशनल लेटेंसी में उचित सेक्टर को रीड राइट हेड तक पहुंचाने में जो टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं? रोटेशनल लेटेंसी कहते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सिस टाइम। सीक टाइम प्लस रोटेशनल लेटेंसी। ठीक है, तो वो कौन सा कहलाता है? एक्सिस टाइम। नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क वह डिस्क होती है जो अपने द्वारा कंप्यूटर में लगाई जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले आती है सीडी। सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी रहती है? 700 MB। ठीक है, नेक्स्ट आती है सीडीआर। सीडीआर किसे कहते हैं? कंपैक्ट डिस्क रीडेबल। ठीक है, और दूसरी होती है CDRW। ठीक है, कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल। नेक्स्ट आती है BCD, यानी सॉरी डीवीडी। डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसमें 4.7 GB डेटा को स्टोर करते हैं, जो भी दो प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पर। ठीक है, कंप्यूटर दो यानी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन, पर्पस और साइज, यानी बेस्ड ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पर बेस है। सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा निकल कर आता है? एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर प्रेशर टेम्परेचर मापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिजिटल कंप्यूटर, जो टेम्परेचर प्रेशर को मापता भी अंकों को में कन्वर्ट करवाता है, तो वो कौन सा कहलाता है? डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, जिसमें 0 1 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। यह एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों से मिलकर बना होता है, जिसे अपन कौन सा कंप्यूटर कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन पर्पस। पर्पस के साइज के आधार पर दो प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। सबसे पहला आता है जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन से होते हैं? जिसमें छोटे मोटे कार्य करने में सक्षम होते हैं, यानी जैसे अपन छोटे कंप्यूटर बनाए, ठीक है, जैसे अपने लेटर डॉक्यूमेंट टाइप हो सके, उन्हें क्या कहते हैं? जनरल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कौन से कहते हैं? जो स्पेशल वर्क करने के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें कौन से कहते हैं? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। बेस्ड ऑन साइज, साइज के आधार पर सबसे पहला आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जिसमें माइक्रो चिप लगी रहती है। जिस सन 1970 में सबसे पहला अल्टेयर 8800 आ गया था। 1981 में IBM PC निकल कर सामने आ गया था। नेक्स्ट आता है वर्क स्टेशन। माइक्रो कंप्यूटर की साइज की तरह ही होते हैं, जो बस साइज में थोड़े बड़े होते हैं, काम पूरा माइक्रो कंप्यूटर की तरह ही करते हैं। नेक्स्ट आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर PDP-8 आ गया था, जिस रेफ्रिजरेटर के साइज के बराबर था, वो कौन सा कहलाता है? मिनी कंप्यूटर कहलाता है। कौन सा कहलाता है? मिनी। सबसे पहला कौन सा आ गया था? PDP-8। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग के लिए लगाए जाते हैं, और इसमें क्या रहता है? ऑनलाइन काफी डेटा स्टोर किया जा सकता है। किसमें? मेन फ्रेम कंप्यूटर में। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर यानी कंप्यूटर को अपने
जोड़ने के लिए यहाँ पर एक यूज किया जाता है, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर को सेकंड करोड़ों की प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है बिल तैयार करने में, कर्मचारियों को भुगतान करने में इसका यूज किया जाता है। सुपर कंप्यूटर, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर आ गया था कौन सा, कौन सा आ गया था, सबसे यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर होते हैं, जैसे रॉकेट लॉन्चिंग वगैरह करने के लिए इनका यूज किया जाता है, किसका, सुपर कंप्यूटर का, ठीक है। सुपर कंप्यूटर आ गया, अपने नेक्स्ट आती है टॉपोलॉजी। टॉपोलॉजी में नेटवर्क टॉपोलॉजी, यानी नेटवर्क टॉपोलॉजी का यूज किस लिए करते हैं अपन, लैन के लिए, ठीक है। जो अपने टॉपोलॉजी का वीडियो अपन नेक्स्ट बार में देखेंगे, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा वो जरूर कमेंट कर बताएं। बताओ कौन, मैं डिस्टर्ब कर दिया तुमने, अंदर आ गए तो। अब बात बैठने से मतलब नहीं होता, वो पूरी वीडियो भी बेकार हो गई, वीडियो भी बेकार हो गई, पूरी मेहनत बेकार हो गई, दोबारा से बनाना पड़ा, वो वीडियो ही करप्ट